अखंड भारत का स्वरूप कैसा था, यह जानने के लिए सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल पर एक नज़र डालनी होगी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनके शासनकाल में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण में गोदावरी व मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान व ईरान तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। कुषाण वंश में कनिष्क सर्वश्रेष्ठ सम्राट माने गए। इनका शासन मध्य एशिया से उत्तर भारत तक फैला हुआ था। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत और शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल तक राज्य फैलाया। इसके बाद बदलती राजनीति के साथ साथ कई बार अखंड भारत के मानचित्र से छोटे छोटे खंड अलग होते गए और नए नए देश बनते गए। स्वतंत्र भारत के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे भारत के मानचित्र में कुछ कमी आ गई और स्वतंत्रता की खुशी कम हो गई। इसी पर आधारित है यह व्याख्यान जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्याम सरीन। वंदे मातरम। मित्रों, 1947 की 14 अगस्त की मध्यरात्रि तक हमारे भारत का अखंड स्वरूप कायम था, लेकिन जो ही 15 अगस्त हुई, हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई, हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए। उसके साथ ही हमारे देश का जो दुखद विभाजन हुआ, इस विभाजन की त्रासदी ने उस स्वतंत्रता की खुशी पर एक तरह से पानी फेर दिया। वो जो खुशी नसीब हुई थी वो ऐसा लगा जैसे काफूर हो गई हो। चलिए, 14 अगस्त तक जो हमारे देश का अखंड स्वरूप कायम था, उससे और पहले इतिहास में जाते हैं और जब हमारा बृहत्तर भारत था उस दौर में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि 1739 की 26 मई को दिल्ली के तख्त पर उस समय मोहम्मद शाह रंगीला थे। नादिर शाह का ज़बरदस्त आक्रमण हुआ हमारे देश पर और तब मुगलों को उनसे संधि करनी पड़ी और उस संधि के फलस्वरूप उपगण स्थान यानी कि अफगानिस्तान, यह हमको नादिर शाह को भेंट करना पड़ा। फिर 1876 में एक ऐसा दौर आया जब अफगानिस्तान भी हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। नेपाल में 1904 में ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो भी हमसे अलग हो गया। 1906 में भूटान हमसे अलग हो गया। 1914 में तिब्बत हमसे अलग हो गया। आपको तो मालूम है कि हम वहाँ कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं, लेकिन फिर 50 के दशक में चीन ने उस पर अधिकार कर लिया। अब वो उसका हिस्सा है, लेकिन अब उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई अपनी जगह चल रही है, वो एक अलग बात है। तो 1937 में ब्रह्मदेश यानी कि बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, वो भी हमसे अलग हो गया। 1947 में जैसा कि हमने आपको बताया, हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई, देश का दुखद विभाजन हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बन गया। आज़ादी के उस आलोक में, 1947 के उस वातावरण में हमें कवि प्रदीप की ये पंक्तियां भी खूब याद आती हैं, जब उन्होंने कहा था, पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी उलट गए भारत के भाल के।
मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 1947-48 में जब कबायलियों ने हम पर आक्रमण किया, हालांकि पाकिस्तानी सैनिक थे वो कबायलियों के भेष में, ये 1947 के अक्टूबर के महीने में ये जो आक्रमण हुआ, इसके फलस्वरूप जब हमारी तत्कालीन सरकार ने युद्ध विराम कर लिया तो जम्मू कश्मीर का लगभग 35% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में रह गया और वो आज तक भी उनके हिस्से में है और पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। अब वहाँ नियंत्रण रेखा है जिसके इस पार हमारी सेनाएं हैं और उस पार पाकिस्तानी सेनाएं हैं। अच्छा, 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हमारे पूर्वोत्तर का हिस्सा नेफा और जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन्ह यह हमेशा के लिए आप समझिए कि उसने अपने अधिकार में ले लिया। अब अक्साई चिन्ह और नेफा चीन के अधिकार में है, यानी अपने अपने देश का लगभग 15-20% हिस्सा ये भी खो दिया। अब जो आप समझिए कि लगभग 45% कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है, उसमें लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। आप तो जानते हैं कि विगत वर्ष 5 अगस्त से अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के ये अभिन्न अंग हैं। अच्छा, 1971 में जब पाकिस्तान में वहाँ की असेंबली में बंगालियों का, बांग्ला भाषियों का जब आधिपत्य हो गया, बहुमत हो गया, तो उन्होंने उनको वो अधिकार संप्रभुता सौंपने के बजाय उनका दमन किया। तब फिर हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों की संख्या में जो शरणार्थी हैं वो भारत में आ गए। तब इतने सारे शरणार्थियों को रोज भोजन कराना भारत की सामर्थ्य से बाहर की बात थी। तो फिर हमको भी सैन्य हस्तक्षेप करके और उसको स्वतंत्र कराना पड़ा, वहाँ की बांग्लादेश की स्वतंत्र वाहिनी के सहयोग के साथ। तो इस तरह जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में उसका उदय हुआ। तो ये 1971 की बात थी और लगभग 93 से 95 हजार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लोग उन्होंने हमारी सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया। वो 2 महीने लगभग भारत में रहे, सुरक्षित रहे और बाद में उनको भारत सरकार ने पाकिस्तान को उन्हें लौटा दिया। तो ये तो हमने अपने इस बृहत्तर स्वरूप पर एक दृष्टिपात किया। अब आइए स्वाधीनता के आंदोलन की थोड़ी सी आपसे चर्चा करें। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। अब कैसे जीता ये भी अपने आप में एक इतिहास है। आप समझिए कि इतनी कम संख्या में अंग्रेज लोग इतनी विशाल सेना से लड़ने के लिए आए और उस विशाल सेना का सेनापति उनके संग खड़ा हो जाए जाके, तो वो तो बिना लड़े जीत जाएंगे। फिर भी ये प्लासी का युद्ध एक नाम मात्र को हुआ और इसमें उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक नेतृत्व की नींव भारत की धरती पर पड़ गई। इसके बाद सन्यासी आंदोलन हुआ 1761-62 से लेके और लगभग 1795 तक। इतने सालों तक ये आंदोलन पूरे भारत में ना कहें से बंगाल में खास तौर से कहें कि जगह जगह चला और खूब चला। इसने अंग्रेजों से भी मोर्चा लिया और जो पहले की सामंतवादी शक्तियां थी उनसे भी मोर्चा लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए तो टीपू सुल्तान ने फिर काफी लड़ाई लड़ी और 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में उन्होंने भी अपना शहादत पाई और अपना राज खो दिया। इसके बाद और आगे बढ़े तो 1824 में कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ने इतना जबरदस्त संघर्ष किया और 2 बार अंग्रेजों को परास्त किया। उसके बाद कुछ गद्दारों के कारण वो बंदी बना ली गई और फिर उन्हें बंदी जीवन बिताना पड़ा
और उसी में उस शेरनी ने इस संसार से विदाई ली। इसके बाद आप समझे कि पंजाब सबसे आखिरी में रहा। जब तक महाराजा रणजीत सिंह रहे, अंग्रेज लोग पंजाब पर अधिकार नहीं कर पाए। लेकिन उनकी 1839 में उनकी मृत्यु के बाद फिर अंग्रेज लोग अपनी, जैसी कि उनकी वो रहती थी कि परस्पर लड़ाई कराएं और इस फूट डालो और शासन करो, इस नीति के तहत उन्होंने पंजाब को भी एक तरह से हथिया लिया। अब इसके बाद हमारा 1857 जो प्रथम स्वातंत्र समर है, जबकि अंग्रेजों ने इसे मात्र सिपाही विद्रोह कह करके इसे महत्वहीन बनाने का प्रयास किया। इसके बाद 1872 के दौर में कूका आंदोलन भारत में चला, वो बड़ा जबरदस्त चला। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमको वासुदेव फड़के का संघर्ष मिलता है, फिर चाफेकर बंधुओं का मिलता है, और हम फिर अब 20वीं शताब्दी में हम प्रवेश करते हैं तो बंग भंग का आंदोलन आता है। फिर आगे और बढ़ते हैं तो जलियांवाले बाग की इतनी बड़ी घटना आती है। फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन आता है। फिर गांधी जी का उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक आंदोलन भी कहते हैं, वो आता है। फिर 1942 का उनका भारत छोड़ो आंदोलन आता है। इस बीच लगातार इस 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगातार आप समझिए कि क्रांतिकारियों की भूमिगत गतिविधियां भी चलती रहीं। उसमें भगत सिंह ने जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका 1929 की 8 अप्रैल को, तो पूरे भारत में ऐसा लगा जैसे क्रांति जन जन में व्याप्त हो गई है। उन्होंने जन जन तक क्रांति का संदेश, इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि क्रांति चिरंजीवी हो, ये पहुंचा दिया। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी, जो भारतीय सैनिक जिन्होंने जापानी सेनाओं के समक्ष या जर्मनी की सेनाओं के समक्ष जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने, तो वो सब आजाद हिंद फौज में आ गए और बड़ा शानदार अभियान चला। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां बदल गईं। जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आजाद हिंद फौज की प्रगति रुक गई। लेकिन सारे जितने भी भारतीय सैनिक थे, उनमें सुभाष चंद्र बोस का नारा गूंज गया, जय हिंद। तो आप एक दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमारी जनता को सबसे अगर जागृत किसी ने किया तो वो गांधी जी ने किया, और हमारे सैनिकों को अगर सबसे ज्यादा उद्वेलित किसी ने किया तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। इन सारे प्रयासों से अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। अब इस स्वाधीनता के संदर्भ में हम आपसे अब विदा लें। आपको अपने राष्ट्र की कल्याण के लिए, उन्नति के शिखर पर हमारा राष्ट्र पहुंचे, सबके सम्मिलित प्रयासों से इन शुभकामनाओं को अगर हम आपको देते हुए चले तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। ये सुनाते हुए आपसे विदा लेते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता, 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। जय हिंद।